विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान वह कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज वाराणसी में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक भी लेंगे। इस बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया जाएगा। अमित शाह दोपहर करीब 1 बजे के आसपास, आपको बताते चले, वाराणसी पहुंच जाएंगे और बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह 5:20 पर दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट संकुल पहुंच जाएंगे। रात तकरीबन 8:35 पर बैठक के बाद वह अमेठी कोठी पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे। बैठक के बाद यहां खाने के लिए बनारसी व्यंजन की व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है कि यह बैठक 2022 चुनाव को लेकर भाजपा संगठन की अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह के अलावा आगामी चुनाव के 7 सह प्रभारी और 6 संगठन प्रभारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश से विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष प्रभारी भी शामिल होंगे और अमित शाह के साथ होने वाले इस बैठक में आपको बताते सभी उपाध्यक्ष, सभी महामंत्री, सभी प्रदेश मंत्रियों को भी शामिल होने का न्योता भेज दिया गया। इस दौरान यूपी बीजेपी के सभी मोर्चाओं के अध्यक्ष के अलावा पार्टी के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी वहां पर मौजूद रहेंगे। दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट संकुल में आयोजित की जा रही यह बैठक 3 सत्रों में चलेगी। यहां करीब 650 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सूत्रों की माने तो अमित शाह की नजर टिकटों के बंटवारे पर भी रह सकती है। बैठक में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है कि वह समय से यहां पर पहुंच जाए। तो जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया को सिखाया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। यही वजह है कि दुनिया के देशों को अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ऐसे में डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों को स्वास्थ्य को मौलिक मानवाधिकार मानकर संविधान में शामिल करने की अपील की। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम लेब्रियसिस ने कहा है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनके संविधान में स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार माना गया। हम प्रत्येक देश से स्वास्थ्य के उनके संविधान में एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में जगह देने के लिए अपील करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब दुनिया भर में कोरोना के 25 करोड़ से ज्यादा संक्रमण हो चुके हैं, जबकि 51 लाख के करीब मौतें हो चुकी हैं। दुनिया के कई देश कोरोना की नई लहर से जूझ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि यूरोप में आने वाली फरवरी तक 5 लाख लोगों की और मौत हो सकती है। ये हाल तब है जब विकसित देशों में बड़े हिस्से को कोरोना का टीका लग चुका है, जबकि गरीब देशों में तो अभी मामूली टीकाकरण हुआ है। इसकी वजह यही है कि बहुत से देशों में स्वास्थ्य को प्राथमिकता में नहीं रखा गया। चलिए राजस्थान लेके चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस एक नेता एक पद के फॉर्मूले की नीति को लागू कर सकते हैं और ये मंत्रिमंडल विस्तार 15 से 20 नवंबर के बीच किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि कैबिनेट फेरबदल में एक नेता एक पद का फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले के मद्देनजर गहलोत मंत्रिमंडल के 3 वरिष्ठ सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आपको बताते चले राजस्थान में जल्दी फेरबदल हो सकता है। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एक नेता एक फॉर्मूले के पद पर जो है वो राजस्थान सरकार अब काम करेगी। तो महाराष्ट्र के बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस सामने आने के बाद से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे से उलझ गए हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। बुधवार को जब एक बार फिर से नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया तो बीजेपी नेता हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर पलटवार किया। हाजी अराफात शेख ने आपको बताते चले एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि
पिक्चर शुरू की हो चुकी है, लेकिन फिल्म को हम खत्म करेंगे। हाजी अरफात शेख ने कहा है कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें तत्काल मानसिक इलाज की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप है कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाजी अरफात के छोटे भाई को बचाने और जाली नोटों के कारोबार को संरक्षण देने का काम किया। नवाब मलिक के आरोपों के बाद बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख भी इस लड़ाई में कूद पड़े। अरफात ने कहा है कि मेरे भाई इमरान शेख की नवाब मलिक के साथ फोटो है, उनकी शादी में वो शामिल है, उसके बच्चे के जन्मदिन में उन्होंने केक काटे। ये सारी तस्वीरें हैं मेरे पास, बम नहीं पर नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा मैं खुद जरूर खोलूंगा। बहरहाल मुंबई क्रूज ड्रग्स केस का मामला पूरी तरीके से अब सियासी रूप अख्तियार कर चुका है। हर रोज नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों पर पलटवार करने का खेल बदस्तूर जारी। तो दिल्ली के मौसम में बड़ा बदलाव दिख रहा है। इस साल सर्दी के सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। गुरुवार को जहां अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज यानी शुक्रवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ कोहरा भी छाया रह सकता है। आने वाले दिनों में भी कोहरा और धुंध के छाए रह सकते हैं और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में पारा और तेजी के साथ गिरेगा, जिससे ठंड तो बढ़ेगी ही, मौसम में भी काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आज आपको बता चले आंशिक रूप से बादल भी छाए हुए हैं। कोहरा और बादल की वजह से दृश्यता में कमी हो सकती है, हालांकि बाद में मौसम थोड़ा साफ हो सकता है। हवाएं 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली में भी लगातार ठंड में इजाफा हो रहा। इस बीच नवंबर महीने में शीतलहर की संभावना नहीं है, लेकिन दिसंबर में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की पूरा अनुमान है। बताया जा रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और बारिश के बाद रिकॉर्ड तोड़ ठंड भी पड़ सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली की वायु गुणवत्ता में अभी सुधार के आसार बेहद कम है। आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर है। दिल्ली में AQI 419 दर्ज किया गया, जो दिल्ली वासियों के लिए कहीं से ठीक की खबर नहीं है। आपको बता चले कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा। तो मुंबई के मानखुर्द स्थित न्यू मंडाला इलाके में भीषण आग लग चुकी है। यह आग मानखुर्द के कुर्ला स्क्रप में लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। आग से काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भीषण आग की वजह से कई घर जलकर खाक हो चुके हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि 3 से 4 गैस सिलेंडर भी फटे हैं। इस पूरे मामले में आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। न्यू मंडाला इलाके में अग्निशमन दल की 12 गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा 10 वाटर टैंक भी मंगवाए गए। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर अभी नहीं है। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जुट गई। वहीं पुलिस और दमकल के विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो पंजाब में जारी सियासी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी और सिद्धू चन्नी के बीच की तकरार कैसे बना पाएगी कांग्रेस पंजाब में सरकार? क्या होगा पंजाब में तख्ता पलट? इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस की दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गैर सियासी संगठन बनाकर पंजाब की पॉलिटिक्स में 2 अक्टूबर को नया दांव खेला। सूत्रों की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का संगठन महीनों से चले आ रहे किसान आंदोलन पर पूर्ण विराम लगा देगा, जिसके बाद पंजाब की सियासत में नए राजनीतिक दल की नींव पड़ेगी, जो कि कैप्टन के दिशा निर्देश पर काम करेगी। इस तरह कैप्टन किसानों और केंद्र सरकार को भी साथ लेकर मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश में है। पर सवाल ये है कि क्या कैप्टन के इस तरह पार्टी से जाने के बाद पंजाब में सियासी फेरबदल होगा? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार किसी से छुपी नहीं है, पर आलाकमान की इस पर चुप्पी हैरान करने वाली थी। कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन के ऊपर सिद्धू को चुना और कैप्टन के इस्तीफे के तुरंत बाद चन्नी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके कुछ दिनों बाद सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस में दोबारा घमासान छिड़ गया। मामला सुलझाने के लिए दोनों नेताओं के बीच बैठक तो कराई गई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच तनातनी कुछ इस हद तक पहुंची कि सिद्धू बैठक छोड़कर बाहर आ गए, जबकि सिद्धू के व्यवहार से खफा चन्नी को मनाने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन कुछ ही दिनों में सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के रूप में अपना इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन अभी भी पंजाब चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच अंतर्कलह पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने दोनों शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। पर सवाल फिर भी ये कि क्या सिद्धू कैप्टन की जगह ले पाएंगे? क्या पंजाब में कांग्रेस फिर से सरकार बना पाएगी? आलाकमान का क्या होगा पंजाब जीतने का प्लान? इन सभी सवालों का जवाब तो आगामी विधानसभा चुनाव में मिल ही जाएगा। पर इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आलाकमान निर्णय लेने की अपनी क्षमता को खत्म कर चुकी है, या फिर सिद्धू के हाथ सारे निर्णय लेने की आजादी छोड़ दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच की तकरार अब उफान पर है, जहां देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के परिवार के ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ दिए हैं, तो ही नवाब मलिक ने पलटवार कर आरोप लगाया कि नोटबंदी के समय हुई जालसाजी में देवेंद्र फडणवीस का हाथ था। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आखिर पूरा मामला क्या है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से लगातार चर्चाएं बने हुए हैं। उनकी ओर से इस पूरे मामले को लेकर उगाही का धंधा बताया गया है और आर्यन खान को फंसाने के दावे भी किए गए थे। यही नहीं, नवाब मलिक ने अपने ताबड़तोड़ खुलासों में समीर वानखेड़े से लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस तक को लपेटा है। इसके चलते अब स्थिति निजी हमलों तक पहुंच गई है। कभी देवेंद्र फडणवीस उन पर हमला बोलते हैं, तो कभी नवाब मलिक पूर्व सीएम पर पलटवार करते दिखते हैं। दिवाली से पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद वो नवाब मलिक के ऊपर बम फोड़ेंगे, जिसके बाद फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि नवाब मलिक के परिवार ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी थी। यह भी कहा गया कि जमीन को दाऊद के लोगों से सस्ते में खरीदा गया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक से सवाल किया कि उनके परिवार ने आखिर मुंबई हमलों के दोषियों से जमीन क्यों खरीदी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने 2 नाम बताए। इसमें सरदार शाह वली खान और मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र किया गया। फडणवीस बोले कि सरदार शाह वली खान 1993 बम ब्लास्ट का गुनहगार है, जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बम ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना। फडणवीस ने पूछा कि नवाब मलिक बताएं कि जब सौदे के वक्त वह मंत्री थे तो सौदा कैसे हुआ, मुंबई के गुनहगारों से जमीन क्यों खरीदी। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि इन दोषियों पर उस वक्त ताड़ा लगा था। कानून के मुताबिक ताड़ा के दोषी की संपत्ति सरकार जब्त करती है। क्या ताड़ा के आरोपी की जमीन जब्त ना हो इसलिए ये आपको ट्रांसफर की गई थी? नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। ये जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी?
और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय। ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे, इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा था, और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या यह टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो, इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वो बड़ा खुलासा करेंगे। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ गया है, मिलते हैं सुबह 10 बजे। उन्होंने कहा था कि वह देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगे। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और राज्य में रही उनकी सरकार के दौरान किए गए कामों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी नेता पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी और यह तक कह दिया कि फडणवीस जाली नोटों के धंधे को बढ़ावा दे रहे थे और उनके इशारे पर मुंबई में उगाही हो रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दाऊद के करीबी रियाज भाटी को देवेंद्र फडणवीस का संरक्षण हासिल था। फडणवीस की ओर से मुंबई धमाकों के आरोपी से जमीन खरीदने के आरोप पर नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही जमीन खरीदी थी। कल महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता, विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ मुझ पर आरोप लगाए थे और उसका कल ही मैंने खुलासा किया। लेकिन कुछ अधिक जानकारी मैं देना चाहता हूं। जो देवेंद्र जी ने कहा कि आपके मंत्री रहते हुए सलीम पटेल के बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं? 2005 में मैं मंत्री पद पे नहीं था। एक दूसरे पर बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले कोई और नहीं, महाराष्ट्र के दो दिग्गज नेता हैं। इन दोनों दिग्गज नेताओं की लड़ाई में कौन सही कौन गलत, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अब देखना ये होगा कि ये सियासी घमासान कहां तक चलता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। चलिए, इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।